इनसाइट्स आईएएस के सितंबर मंथ के सितंबर 2025 के GS1 की मैगज़ीन को कवर करेंगे। एंड इसके अंदर जो इनसाइट्स आईएएस है व्हाट दे डू, वो डेली के जो करंट अफेयर्स डालते हैं ना, उन सभी को मंथली मैगज़ीन में भी डालते हैं। अब इन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया है कि पूरी की पूरी एक कंपाइलेशन नहीं देते हैं ये, GS1 2 3 4 इस तरीके से अलग अलग देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम इनको कर रहे होते हैं ना, पढ़ रहे होते हैं, तो थोड़ा इजी रहता है ना, कि हमें पता होता है कि GS1 के कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं, और GS1 हमें रिवाइज करना है, तो ऑल द टॉपिक्स ऑफ GS1 हम रिवाइज कर सकते हैं एक साथ। तो इट हेल्प्स इन दिस वे। तो इसके अंदर हम सितंबर 2025 GS1 के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी आगे और जो वीडियोस आएंगी उसमें हम सारा कुछ कवर करेंगे, बट इस वीडियो में हम शुरू करेंगे इसको। इसके अंदर जो दिया है वो है GS1 टॉपिक्स, विमेन एंड विमेन रिलेटेड इशूज़, population, urbanization, and then facts for prelims are also given. ओके, तो इसमें क्या है कि प्रिलिम्स, मेंस, एसे राइटिंग, हर चीज़ के लिए तैयारी इधर से हो जाएगी। ठीक है, और जो जो चीज़ें जैसे जैसे आएंगी कि ये चीज़ एसे के लिए इम्पॉर्टेंट है, या ये चीज़ आंसर राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, या ये चीज़ कितना यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए इम्पॉर्टेंट है और कितनी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं साथ साथ बताती चलूँगी। सो वील स्टार्ट फ्रॉम हियर। जनरल स्टडीज़ 1 का पहला टॉपिक है विमेन एंड विमेन रिलेटेड इश्यूज़। पहली चीज़ है मैटर्निटी री इंटीग्रेशन इन इंडिया। एक आर्टिकल आया था रिसेंटली, देयर वाज एन आर्टिकल जिसमें ये कहा कि जो इंडिया के अंदर वर्क प्लेसेस होते हैं ना, कंपनीज हो गई या अदर वर्क प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर एक जो एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। मतलब मेन विमेन सब साथ में मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो वो इंक्लूसिविटी उधर होती है। बट द रियल टेस्ट ऑफ इंक्लूजन इन इंडियन वर्क प्लेसेस is not only maternity leave but also maternity reintegration। इसका मतलब क्या है? जो लेडीज़ होती हैं उनको मैटर्निटी लीव्स मिलती हैं। ठीक है, जब उनको मैटर्निटी लीव मिली और वो लीव ख़त्म हो गई, उसके बाद वो लेडी, वो वुमेन, दैट फीमेल विल री एंटर इनटू दैट वर्क प्लेस अपने उसी काम में। तो किस तरीके से वो इंटीग्रेट होती है, किस तरीके से वहाँ का एक जो एनवायरनमेंट होता है वो उनको वेलकम करता है और डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, दैट इज मैटर्निटी री इंटीग्रेशन। ओके, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि री इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। अभी मैंने जो आपको बताया वही मतलब है कि जब मैटर्निटी लीव के बाद विमेन एम्प्लॉयज़ वापस काम पर आती हैं, वर्क फोर्स में आती हैं, तो जो एनवायरनमेंट उनको किस तरीके से वेलकम करता है और डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, दैट इज़ री इंटीग्रेशन। एंड ऑल दैट डिपेंड्स अपॉन फ्यू थिंग्स लाइक वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की पॉलिसीज़ कैसी हैं, ठीक है, पॉलिसी सपोर्ट कैसा है, और बाकी चीज़ों पर भी। बट ये जो मैंने मार्क किया है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये वाला जो मैंने मार्क किया है। ठीक है, जो न्यू मदर्स होती हैं, जो नई माएँ होती हैं, उन पर काफ़ी प्रेशर्स होते हैं, नॉट ओनली ऑन न्यू मदर्स बट फीमेल्स पर ही कहना चाहिए, काफ़ी प्रेशर्स होते हैं। तो व्हाट आर दोज प्रेशर्स विच आर फेस्ड बाय न्यू मदर्स? सबसे पहला है फैमिली एक्सपेक्टेशंस। ओके, ये जो फैमिली एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हम ये सोसाइटी में देख सकते हैं कि नॉर्मली ये होता है हमारी सोसाइटी में, लोग कहते हैं कि एक औरत का सबसे पहला या वुमेन्स प्राइमरी ड्यूटी इज केयर गिविंग। ओके, जिसकी वजह से जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं, वी कैन सी दैट इन आवर सोसाइटी। अब ये जो मैंने रेड से मार्क किया है ना, लेट मी मार्क दिस अगेन, दिस वन है ना पूरा, ये एग्जाम्पल जो इसमें दे रखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एसे राइटिंग एंड फॉर आंसर राइटिंग ऑल्सो। ओके, बिकॉज विमेन पर एसे आ सकता है, आंसर राइटिंग भी आ सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट
अगर उनमें लिखेंगे तो फिर दैट विल हेल्प अस स्कोर गुड मार्क्स। इसमें ये कहा है जो NSSO है, इट्स हियर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस विच इज अंडर MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जो NSSO है 2019 में उसने कुछ सर्वे किया, उससे ये पता चला कि जो इंडियन विमेन हैं, इंडियन औरतें हैं, दे स्पेंड अराउंड 7 hours पर डे ऑन अनपेड केयर वर्क। और अगर हम ये कहें कि आदमी कितना समय देते हैं इस चीज़ में, वो अराउंड 2.5 घंटे देते हैं। ठीक है, सो देयर इज़ अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। 7 घंटे एक औरत दे रही है केयर वर्क में, अनपेड केयर वर्क में, जैसे घर को संभालना, बच्चों को संभालना, सब कुछ संभालना उस चीज़ में, और मेन 2.5 घंटे सिर्फ। ठीक है, सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट टू राइट। दूसरा ये कि जो NSSO है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने बताया इट इज़ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका काम क्या है? इसका काम है नेशन वाइड सर्वेज करना ऑन सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक्स या इश्यूज, जैसे हाउस होल्ड कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या चल रहा है, कितने लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, कितने फॉर्मल सेक्टर में हैं, इन चीज़ों पर, बिकॉज दीज आर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। ओके, एंड देर इज़ वन मोर पॉइंट टू नोट। 2005 में NSSO और CSO, ये CSO क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सॉरी, ये दोनों 2005 में मर्ज हुए थे और इन्होंने क्या बना दिया था? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, तो दिस इज समथिंग जो याद रखनी है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सोसाइटल नॉर्म्स। हम सोसाइटी में क्या देखते हैं ना कि जो फीमेल्स होती हैं, मदर्स होती हैं, अगर वो घर का ध्यान, बच्चों का ध्यान, जो जिसको लोग कहते हैं सोसाइटी में कि ये तो सबसे पहला काम है औरतों का, अगर वो ना करे या उसमें एक होता ना जितना करना चाहिए उतना ना करें, तो या तो वो खुद गिल्टी फील करती है या लोग उन्हें गिल्टी फील करवा देते हैं। ठीक है, तो बिकॉज हमारी सोसाइटी में ये सब है। अब जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज फॉर एसे। ओके, कल्चरल परसेप्शन है एक हमारी सोसाइटी में, हम सोसाइटल परसेप्शन भी कह सकते हैं इसको, दैट अ गुड मदर सैक्रिफाइसेस करियर। ठीक है, जिस औरत ने अपना करियर सैक्रिफाइस कर दिया केयर गिविंग के लिए, जो ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ऐसा लोग, वो बहुत अच्छी मदर्स होती है। दिस इज़ अ कल्चरल या सोसाइटल परसेप्शन। ओके, सो ये पॉइंट एसे के लिए बहुत अच्छा है। देन कम्स थर्ड पॉइंट इज, थर्ड प्रेशर ऑन न्यू मदर्स इज इनर स्ट्रगल्स। देखो, जो फीमेल्स होती है ना, औरतों के अंदर फीमेल्स जो होती हैं वो हर महीने पेन से गुजरती हैं, व्हेन दे बिकम मदर्स तब भी। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से भगवान ने औरतों को कुछ ऐसा बनाया है कि दैट दे फेस फिटीग थोड़ा ज़्यादा इफ़ वी कंपेयर दिस विद मेन। फीमेल्स को सेल्फ डाउट्स बहुत होते हैं कि वो जो कर रही हैं वो सही है या नहीं, हमें काम करना चाहिए या केयर गिविंग करनी चाहिए, मतलब जो बच्चे संभालना, घर संभालने वाला काम है, या हम कैसे बैलेंस करें। एंड जो इमोशनल टर्मोइल्स होते हैं कि भाई क्या करें और कैसे करें, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। ये इनर स्ट्रगल्स हैं फीमेल्स के। ओके, देन कम्स reports of post-maternity imposter syndrome rising in corporate surveys. This is good for essay and answer writing. Okay, both. This is also good for answer writing, cultural perception, but essay के लिए ज़्यादा है. Okay. Post-maternity imposter syndrome कॉर्पोरेट्स में, कॉर्पोरेट सर्वेज में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, ये है क्या? व्हाट इज़ दिस इम्पोस्टर सिंड्रोम? इसका मतलब व्हेन अ लेडी बिकम्स अ मदर ना, उसके बाद उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड सेल्फ डाउट अबाउट वंस एबिलिटीज एज अ पेरेंट। मैं हूँ, आई एम अ फीमेल,
if I'm working, if I'm a working woman and I am a mother, so मेरे अंदर ये डाउट्स रहेंगे कि क्या मैंने अपने बच्चे को अच्छे से उसका ध्यान रखा या नहीं. अच्छा, अब वो करूँ तो फिर मेरा काम रह जाएगा. हाउ विल आई बैलेंस ऑल ऑफ दिस. ये जो अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट्स होते हैं ना, इसको बोलते हैं पोस्ट मैटर्निटी इम्पोस्टर सिंड्रोम. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स. Inflexible roles, lack of child care, and managerial apathy often push women out. ठीक है. इसका क्या apathy का क्या मतलब होता है, if I'm pronouncing this rightly? उदासीनता. एक होता है ना कि पता नहीं मैंने कुछ सही से किया है या नहीं. सो ये इस तरीके से कि मैंने अपने काम को और चाइल्ड केयर को दोनों को बैलेंस कर पाई हूँ या नहीं. और बिकॉज ये जो इनर स्ट्रगल्स हैं ना, सेल्फ डाउट्स वाले या इमोशनल टर्मोइल्स के, ये फीमेल्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा होते हैं. इस वजह से देखा गया है कि विमेन पुश देमसेल्व्स आउट फ्रॉम दिस वर्क. ओके. सो ये ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स में है. देन नेक्स्ट इज ओके. सो इसके अंदर ये पॉइंट बहुत अच्छा है. जो डेलॉयट कंपनी है उसने 2022 में कुछ सर्वे वगैरह किया होगा. It found attrition highest among women returning post maternity in Indian corporates. Indian companies के अंदर जो women है post maternity के बाद, जो maternal leave होती है उसके बाद जब वो आती हैं वापस अपने काम पर, उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है. ठीक है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है. और उसके बाद क्या देखा गया कि they pushed themselves out, कि भाई अब हमसे नहीं हो रहा. Okay, so this is the post maternity syndrome. Then next is ripple effects of dropouts. Ripple effects of dropouts मतलब अगर ड्रॉप कर लिया है उसके बाद ड्रॉप आउट हो गए, आपने इस चीज़ में आ गए हो कि आपने छोड़ दिया है, उसके बाद उससे क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है 3 चीज़ों पर: ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, ऑन इकोनॉमी एंड ऑन सोसाइटी. हम तीनों में देखेंगे. ओके. ऑर्गेनाइजेशंस पर क्या फ़र्क पड़ता है. अगर आई एम अ वुमन, आई वॉज वर्किंग इन सम कंपनी, मैंने वो कंपनी छोड़ दी, मैंने काम करना छोड़ दिया, उस ऑर्गेनाइजेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा. पहला तो टैलेंट एट्रिशन. ठीक है. पोस्ट मैटर्निटी के बाद मैंने अगर वो काम छोड़ दिया तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इंस्टीट्यूशनल नॉलेज और एक्सपर्टीज़ होगी. राइट. इंस्टीट्यूशनल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ मैंने कई सालों तक जो सीखी, आई विल टेक अवे ईयर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज जो सीखा था. ठीक है. तो इससे क्या होगा, अगर मैंने बहुत कुछ सीखा उस कंपनी के अंदर, मेरे अंदर एक टैलेंट कह सकते हो, एक स्किल आ गई, मैंने उस चीज़ को अपनी कंपनी को देने की जगह मैंने छोड़ दिया. ठीक है. तो उससे कंपनी को नुकसान होगा ना, कि वो टैलेंट जो था, वो स्किल जो थी, वो चली गई. राइट. इसके अंदर एग्जाम्पल है कि डेलॉयट 2022 में ही found mid-level attrition costs firms 150 to 200% of the employees' annual salary. बेसिकली इसका ये मतलब है, ये पूरा याद बेशक ना करो, बट इससे क्या है, एट्रिशन कॉस्ट्स मतलब जो भुगतान करना पड़ता है वो कंपनीज को ज़्यादा करना पड़ता है. ठीक है. बिकॉज दे लूज समवन जो अच्छे से काम कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस उन्होंने छोड़ दिया. नेक्स्ट इज पाइपलाइन डिसरप्शन. ओके. सो आई वॉज सपोज आई वॉज वर्किंग इन सम कंपनी और मैंने छोड़ दिया बिकॉज मुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना था, अपने घर का ध्यान रखना था. मुझे मैंने सारी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ थी मेरे पास, पर फिर भी मैंने छोड़ दिया. उससे क्या होगा, सीनियर रोल्स पर मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी. राइट. जो स्किल्ड विमेन एग्जिट बिफोर रीचिंग सीनियर रोल्स. इससे क्या होता है, लीडरशिप फनल weakens when skilled women exit before reaching senior roles. तो भाई सीनियर लेवल तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाई. नेक्स्ट पॉइंट इज, सॉरी नॉट नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, मार्चिंग शीप इंक्लूजन इंडेक्स 2025. ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है. ओके. इट सेज कि 63% ऑफ लिस्टेड फर्म्स इन इंडिया हैव नो वुमेन इन की मैनेजरियल पोजिशंस.
ठीक है, 63% ऑफ लिस्टेड फर्म्स इंडिया में जितनी है उनमें जो की पोजीशंस या सीनियर लेवल के जो विमेन होती हैं वहाँ पर ओनली 60%, सॉरी नॉट दिस 63% फर्म्स के अंदर देर इज़ नो women इन की मैनेजरियल पोजिशंस. ये पॉइंट essay एंड आंसर राइटिंग दोनों के लिए अच्छा है. ओके, सो आई हैव रिटन दिस हियर. नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चरल सेटबैक. जो वर्क प्लेसेस होते हैं ना, कई सारे, नॉट ऑल ऑफ देम, बट कई ऐसे वर्क प्लेसेस होते हैं जो फीमेल्स के लिए सपोर्टिव नहीं होते हैं. ठीक है, एंड उधर क्या होता है कि दे डू नॉट गो फॉर डाइवर्सिटी गोल्स की. ओके, यहाँ पर इंक्लूजन हम करते हैं, इंक्लूसिविटी को हमें प्रमोट करना चाहिए. नहीं, दे आर अनसपोर्टिव फॉर विमेन. ऐसी कई सारी जगहें होती हैं, कई सारे वर्क प्लेसेस होते हैं. तो वहाँ पर क्या है, विमेन जो होती हैं उनका मोराल बहुत डाउन चला जाता है इस वजह से, बिकॉज दे आर अनसपोर्टिव. तो वहाँ से वो छोड़ देते हैं काम को. ओके, ये जो पॉइंट है नेक्स्ट नास्कॉम वाला, दिस नास्कॉम सर्वे 2023 highlighted inclusivity as a key retention driver in tech firms. This point is less, you can say less important, but इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये. इसके बारे में नास्कॉम क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज. ओके, ये 1988 में बनी थी एंड इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन. प्लस इसका दूसरा काम क्या है, इट इज़ एन एडवोकेसी ग्रुप फॉर इंडियाज टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जिसका पहला काम क्या है, प्राइमरीली सर्विंग आईटी एंड बीपीओ सेक्टर्स को. ओके, नास्कॉम कहता है बेसिकली कि जो विमेन मेन जो इंक्लूसिविटी है वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है टेक फर्म्स के अंदर. ओके, नेक्स्ट इज ऑन इकोनॉमी. फर्स्ट पॉइंट इज लो पार्टिसिपेशन रेट. इंडिया के अंदर ना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होते हैं. जो 2024 वाला हुआ था उसके अंदर से क्या पता चला, उस इंडियाज़ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज़ जस्ट अराउंड 37%. ठीक है, विच इज़ अमंग द लोएस्ट इन G20 इकोनॉमीज. जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है विमेन का, इट इज़ जस्ट अराउंड 37% इंडिया के अंदर. ठीक है, इससे अच्छा तो बांग्लादेश में है अराउंड 41% एंड चाइना में तो 61% है. तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन चाहे जितनी भी हो, लेकिन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बांग्लादेश से भी कम है. ओके, दिस पॉइंट, दिस एग्जाम्पल बांग्लादेश एंड चाइना वाला, ये याद करना है, ये बहुत ज़रूरी है. जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, ये क्या है, इट इज़ डन बाय मॉस्पी, इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. और ये क्या करता है, ये क्यों सर्वे करता है, फॉर ताकि ये बता सके कि एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स क्या हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज जीडीपी लॉस. मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, वो कहता है कि अगर मेन और विमेन दोनों का पार्टिसिपेशन अराउंड इक्वली हो ना इंडिया के अंदर, तो इंडिया की जीडीपी 27% बढ़ जाएगी, इट विल इंक्रीज. बट ऐसा है नहीं, है ना, बिकॉज फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इज़ वेरी लो, 37% के करीब. तो ऐसा तो है नहीं. इसके अंदर ये जो एग्जाम्पल है जापान का, दिस वन, जापान्स विमेनोमिक्स पॉलिसी, इट इज़ लिंक्ड, जापान्स विमेनोमिक्स पॉलिसी लिंक्ड हायर जीडीपी ग्रोथ विद विमेन्स पार्टिसिपेशन. ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये विमेनोमिक्स पॉलिसी कहाँ की है, कौन सी कंट्री की है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू हायर जीडीपी ग्रोथ विद विमेन्स पार्टिसिपेशन. ओके, दिस इज important, I should write it here. नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस्ड इनोवेशन.
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टेम मतलब ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ओके। कॉरपोरेट रोल्स वगैरह से फीमेल्स जो हैं वो एग्जिट कर जाती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट रिड्यूस हो जाती है, लिमिटिंग इकोनॉमिक डायनेमिज्म। दिस पॉइंट ऑफ वर्ल्ड बैंक 2022, firms with gender diversity in management show 20% higher innovation revenues. It is a good point. Good point for what? Essay plus answer writing both. Okay. वर्ल्ड बैंक 2022 की इसकी कोई रिपोर्ट होगी जिसमें इसने कहा कि जिस वर्क प्लेस में जेंडर डाइवर्सिटी होती है, इंक्लूसिविटी होती है, या हम कह सकते हैं कि लेबर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हाई होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ पर 20% हायर इनोवेशन रेवेन्यूज़ होते हैं। ओके, हमने ये देखा था ऑन इकोनॉमी। सो ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी पे हमने देख लिए हैं पॉइंट्स। नाउ ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई फीमेल छोड़ देती है अपना काम करना पोस्ट मैटर्निटी। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज रीइंफोर्सिंग स्टेरियोटाइप्स। लोग बहुत हैं जो कहते हैं कि विमेन कैन नॉट बैलेंस करियर्स इन फैमिली। हमारी सोसाइटी में तो यही चलता है ना। सो ये है जो कि गलत है। ओके, अगर मैं हूँ, मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि तुम इन दोनों को बैलेंस नहीं कर पाओगी, फैमिली और करियर को, तो जस्ट एक यहाँ से अपना करियर वाला छोड़ दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो और अपने बच्चों पर ध्यान दो। ओके, अगर मैंने वही किया जो उन्होंने कहा, मैंने अपना काम छोड़ दिया, तो इट विल वैलिडेट दिस, राइट, जो लोग कह रहे हैं। किसी किसी केस में ये चीज़ सही भी है, लेकिन हर केस में नहीं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर, मैंने रेड से मार्क किया है ना, इट मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एसे एंड आंसर राइटिंग। Pew Research 2021, 70% Indians believe men are better suited for paid work. Better suited for paid work, 70% Indians ऐसा मानते हैं कि आदमी ही ठीक है काम करने के लिए, पेड वर्क के लिए। Gender parity delays. Early exits reduce women's representation in decision making, slowing progress on SDG 5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5, जो कि है जेंडर इक्वालिटी। जो अगर कोई फीमेल अपना काम करना छोड़ देती है तो डिसीजन मेकिंग में उनका जो एक रोल होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। SDG 5, जो स्लोइंग प्रोग्रेस ऑन SDG 5, जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट, दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक कितनी है? 127 out of 146 countries, which is not good at all, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रोल मॉडल डेफिसिट। अगर कोई फीमेल है जो बहुत जिसके पास बहुत स्किल है, नॉलेज है अबाउट द वर्क विच शी इज़ डूइंग, और वो काम करना छोड़ दे, ठीक है, कुछ सालों के बाद, तो जो यंगर विमेन है उनके लिए एस्पिरेशनल पाथवेज जो एक होता है ना, इट विल वीकन एस्पिरेशनल पाथवेज फॉर यंगर वुमेन। उन लड़कियों के अंदर क्या सोच आएगी कि उन्होंने इतने हाई लेवल तक गई बट स्टिल उन्होंने काम करना छोड़ दिया बिकॉज शी हैड टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, हाउस एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो शी हैड टू सैक्रिफाइस हर करियर। तो ये जो एस्पिरेशंस होती हैं यंगर वुमेन की, वो वीक हो जाएंगी। दिस एग्जाम्पल दैट विच सेज कि ओनली 18% ऑफ डायरेक्टर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वट एवर, लाइक आंसर राइटिंग हो गया, एसे हो गया, है ना, एंड प्रीलिम्स में जिस तरीके के स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए भी। ओनली 18% ऑफ डायरेक्टर्स इन निफ्टी 500 कंपनीज आर विमेन। ये किसने कहा? सेबी 2023 ने, उसकी रिपोर्ट थी कि जो निफ्टी 500 कंपनीज हैं उनके अंदर सिर्फ 18% ऑफ डायरेक्टर्स आर विमेन। दिस इज लेस, दिस इज वेरी, लाइक दिस पार्टिसिपेशन रेट इज़ वेरी लो। तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? वे फॉरवर्ड क्या है इसके लिए?
सबसे पहला है पॉलिसी अलाइनमेंट। इसके अंदर ये है, ये कहा गया है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का, उसको अमेंड करो और उसके अंदर री इंटीग्रेशन नॉर्म्स को भी इंक्लूड करो। ओके, क्योंकि इसके अंदर ये री इंटीग्रेशन नॉर्म्स नहीं है, इनको भी हमें देखना चाहिए कि जब कोई औरत मैटरनिटी लीव के बाद अपना काम रीजॉइन करेगी तो तब क्या होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। मैंडेटरी वर्क प्लेस पे ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि भाई चाइल्ड केयर होना चाहिए, पैटर्निटी लीव भी होनी चाहिए, छोटे बच्चों के लिए सब होना चाहिए। तो ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हर वर्क प्लेस पर होना चाहिए। नेक्स्ट इज अवेयरनेस कैंपेन्स। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये अवेयरनेस कैंपेन्स, पॉलिसी, ये सब ऑलमोस्ट हर चीज़ में आते ही हैं वे फॉरवर्ड के अंदर। तो ये पॉइंट्स को तो ध्यान में हमेशा ही रखना है कि भाई अवेयरनेस तो सबसे पहले होनी ही चाहिए। तो उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए, जो CSR लेड इनिशिएटिव्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग। बेसिकली इसका ये मतलब है कि रिपोर्टिंग ऑन जेंडर बैलेंस होते रहना चाहिए, डेटा मॉनिटरिंग होते रहनी चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है इस कंपनी के अंदर। एक तो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट कम है तो क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। यूके और यूएस के अंदर ना मॉडल्स हैं, जैसे कि रिटर्नशिप्स, जैसे कि फॉर स्ट्रक्चर्ड री एंट्री। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं ना कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंदर री इंटीग्रेशन नॉर्म्स लाओ, इट इज़ लाइक दैट ओनली, रिटर्नशिप्स वाला, ठीक है। तो उनको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। इसका कंक्लूजन, जो कंक्लूजन है मैंने रेड से मार्क किया है, वो इसलिए किया है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एसेज, ठीक है। हर कंक्लूजन एसेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर ये कहा है कि जो री इंटीग्रेशन है ना, इट इज़ नॉट अ चैरिटी। मैंने काम छोड़ दिया मैटरनिटी लीव के बाद, अगर मैंने काम नहीं छोड़ा, मैटरनिटी लीव पर मैं गई और उसके बाद मैंने रीजॉइन किया अपना काम, तो वहाँ पर मैं कैसे करूँगी, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा या नहीं, एंड एवरीथिंग। That is reintegration. It is not a charity done by any company. No, it is not a charity. It is a strategic investment in human capital. Because मेरे पास भी तो institutional knowledge है ना, मेरे पास भी तो skill है, तो that is an investment in human capital. For India, जहाँ पर women labor participation is among the lowest globally, G20 economies के अंदर इट इज़ अमंग द लोएस्ट। कितना है इंडिया के अंदर? अराउंड 37% है, ठीक है। 41% है बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश से भी कम है इंडिया के अंदर तो। ओके, सो इंडिया जहाँ पर ये पार्टिसिपेशन रेट कम है ग्लोबली, स्किल्ड मदर्स को वर्क फोर्स में वापस लेना ज़रूरी हो जाता है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जेंडर पैरिटी एंड सोशल प्रोग्रेस। ओके, a truly inclusive organization is one where maternity is not seen as an exit point. अगर मैंने जस्ट सपोज कि अगर मैंने मैटरनिटी लीव पर मैं गई एंड मैं रीजॉइन कर रही हूँ, it should not be seen as an exit point. My maternity should not be seen as an exit point by the company. It should be seen as a natural phase. Because mother banna, it is all a natural process, so it should be seen as a natural phase in a thriving career journey. Okay, so this is important, this conclusion is important for essay writing. So we have done the first topic. Next is the domestic sphere in India. हम क्या देखते हैं ना कि हमारी सोसाइटी में पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है कि डाउरी डेथ्स, डोमेस्टिक वायलेंस, विमेन, अगर औरतें कहीं काम कर रही हैं तो उनको पेमेंट्स नहीं मिलती हैं, अनपेड वर्क वो करती है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों के ऊपर डिबेट्स चल रही हैं अभी। नाउ वी विल सी
अबाउट द डोमेस्टिक स्फेयर इन इंडिया, अभी करंट रियलिटीज़ क्या है, विल सी दिस। पहला है वायलेंस एंड इनइक्वालिटी। इसके अंदर NFHS 5, ये क्या है, व्हाट इज NFHS? इट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ओके, इट शोज 30% of women face partner violence but only 14% lodge complaints। इंडिया के अंदर 30%, 30% औरतें पार्टनर वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस आप कह सकते हैं, या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस आप ये भी कह सकते हैं, वो फेस करते हैं। बट आउट ऑफ दोज 30% कंप्लेन रिपोर्ट कौन करता है? ओनली 14%। एंड अराउंड 7,000 डाउरी डेथ्स एनुअली इंडिया के अंदर हुई हैं 2017 से लेकर 2022 के बीच में। ओके, सो दिस इज गुड फॉर दिस पॉइंट ऑफ डाउरी डेथ्स, इट इज गुड फॉर essay and answer writing both। and ये this NFHS वाला point, this point is also good for essay and answer writing। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है? इसका काम क्या है? प्रोवाइड्स डेटा ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिकेटर्स, जैसे कि फर्टिलिटी, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी, फैमिली प्लानिंग एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। इन चीज़ों के बारे में सर्वे करता है। क्यों करता है? to collect data for policy and program planning by Ministry of Health and Family Welfare and others, ताकि उस सर्वे में जो डेटा आएगा, पता चलेगा, उसके हिसाब से ये मिनिस्ट्री अपना जो पॉलिसीज़ बनाएगी, प्रोग्राम्स लाएंगे, वो ला सके उस हिसाब से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम यूज सर्वे 2024 फाइंडिंग्स। ये सर्वे हुआ था, इसने क्या बताया कि 93% ऑफ women spend around 7 hours per day on unpaid domestic services। unpaid domestic services पर 93% ऑफ women अराउंड 7 घंटे हर रोज अपना स्पेंड करते हैं। ठीक है, एंड 41% स्पेंड अराउंड 2.5 hours ऑन केयर गिविंग, बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है, घर का ख्याल रखना इसमें। और मेन कितना स्पेंड करते हैं? ओनली एवरेज ओनली 26 मिनट्स इन डोमेस्टिक वर्क एंड अराउंड 16 मिनट्स इन केयर गिविंग। कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सो दिस डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है आपका एस्से के लिए एंड आंसर राइटिंग के लिए। नेक्स्ट इज इनविजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो फीमेल्स देती हैं लेकिन दे आर इनविजिबल। SBI ने 2023 में बताया कि अनपेड, इट एस्टिमेटेड अनपेड डोमेस्टिक वर्क बाय वुमेन इक्वल्स 7% ऑफ इंडियाज GDP। इसका ये मतलब है, इफ़ मोनेटाइज्ड, इसका ये मतलब है कि जो फीमेल्स हैं वो अनपेड डोमेस्टिक वर्क इतना करती हैं कि अगर उसके लिए उनको पे किया जाए तो 7% ऑफ इंडियाज GDP विल ग्रो, अगर मोनेटाइज किया जाए तो। सी दिस। Next is women workers in Anganwadi, midday meals and ASHA workers remain labeled as volunteers without formal recognition। इधर जो आंगनबाड़ी में, मिड डे मील्स में औरतें काम करती हैं, दे आर वॉल्टियर्स ओनली, उनको यही बोला जाता है कि ये वॉल्टियर्स हैं, उनको कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस। पहला पॉइंट है वायलेशन ऑफ इक्वालिटी। एक तो ये चीज़ जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है आर्टिकल 14 को, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड आर्टिकल 15 विच सेज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। राइट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैसे? अनपेड सर्विसेज भी विमेन देती हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, कि जो मेन हैं, जो मेल्स हैं, उनको पेड वर्क मिल रहा है, फीमेल्स को इतना नहीं मिल रहा है। एंड आर्टिकल 14 इक्वालिटी भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज डिनाइल ऑफ डिग्निटी। इट वायलेट्स आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। डिग्निटी कैसे जा रही है भाई इसमें? डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप, अंडर वैल्यूएशन ऑफ वर्क, ठीक है, इस वजह से डिग्निटी इज नॉट देयर फॉर विमेन। नेक्स्ट पॉइंट इज कन्फ्लिक्ट विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 39D जो कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, नहीं है,
ठीक है, बिकॉज फीमेल्स जो है अनपेड वर्क भी कर रही हैं. एंड दूसरा है आर्टिकल 42 विच सेज जस्ट इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क. ये भी नहीं है. तो ये दोनों चीज़ें भी, दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी वायलेट हो रहे हैं. नेक्स्ट इज ARC's वार्निंग. सेकेंड ARC इन एथिक्स एंड गवर्नेंस, इसने कहा था कि द डीप रूटेड पेट्रियार्की इन सोशल इंस्टीट्यूशंस इज द ग्रेटेस्ट बैरियर टू प्रोबिटी एंड जस्टिस. प्रोबिटी मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी. जो हमारी सोसाइटी के अंदर या सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर पेट्रियार्की डीपली रूटेड है ना, इट इज़ द ग्रेटेस्ट बैरियर फॉर जस्टिस एंड प्रोबिटी. होता क्या है ना, सी नॉट ऑल ऑफ द वर्क प्लेसेस, बट कईयों में क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं ना, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई फीमेल उनकी बॉस है और उनको काम करने के लिए कुछ बोल रही हैं, उनको डांट रही हैं. ठीक है, so this is the deep rooted patriarchy. Okay, next is socio-economic significance of the domestic sphere. पहला पॉइंट है इकोनॉमिक सब्सिडी. विमेंस अनपेड लेबर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो विमेंस हैं, फीमेल्स हैं, दे डू अनपेड वर्क ऑल्सो. उसकी वजह से जो सबसिस्टेंस वेजेस हैं वो लो रहती है. ठीक है. Next is intergenerational impact. Care work sustains social reproduction of labor, influencing child development, education and health outcomes. Social cohesion, violence and inequality at home ripple outward. जो घर के अंदर violence, domestic violence and inequality घर के अंदर होती है, वो बाहर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से trust, productivity, इन सब चीज़ों पर सब eroding trust, productivity and democratic participation कि नहीं होगा अब हमसे. नेक्स्ट इज चैलेंजेस. पहला है पेट्रियार्कल नॉर्म्स. माना क्या जाता है हमारी सोसाइटी में, क्या बोलते हैं कि विमेन सैक्रिफाइस करे तो शी इज़ अ गुड लेडी. विमेन अगर एडजस्ट करे शादी में, शी इज़ अ गुड लेडी. ये क्या है? ये पेट्रियार्कल नॉर्म्स है. नेक्स्ट इज पॉलिसी ब्लाइंडनेस. एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया है ठीक से. ठीक है. और डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रही हैं उनके अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं. उसके लिए पॉलिसी जैसी चाहिए वैसी नहीं है. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक अंडर वैल्यूएशन. होता क्या है ना कि जो फीमेल्स हैं अनपेड काम करती हैं, मतलब अनपेड डोमेस्टिक वर्क करती हैं, जिसके लिए अगर उसको मोनेटाइज किया जाए अगर, तो इट विल वैल्यू अराउंड 7% ऑफ इंडियाज़ GDP. हमने ऊपर अभी देखा था. ठीक है. तो जो फीमेल्स केयर गिविंग वाला काम करती हैं घर पे, अनपेड डोमेस्टिक वर्क करती हैं, दैट इज़ द अंडर वैल्यूएशन, इकोनॉमिक अंडर वैल्यूएशन. ओके. नेक्स्ट इज जेंडर्ड लेबर डिवाइड. जो घर का जो काम होता है, केयर गिविंग बोलो, घर का काम बोलो, इट इज़ मोस्टली भी नहीं, मतलब 98% ऑफ द टाइम्स वो विमेन पर होता है. ठीक है. तो इट इज़ द जेंडर्ड लेबर डिवाइस, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि वो काम करें ना करें, एवरीथिंग इट ऑल दिस ऑल गेट्स डिसरप्टेड. कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो व्हाट दे चूज फॉर इज केयर गिविंग. ठीक है. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल साइलेंस. जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, या जहाँ पे काम होता है, वर्क प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिस्कोर्स या सिस्टमिक रिड्रेसल फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है. तो वो इट लैक्स देयर. सो दिस इज़ द इंस्टीट्यूशनल साइलेंस. इसके लिए वे फॉरवर्ड हम देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. सबसे पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. ठीक है. मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज और क्रिमिनलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है. फिक्स्ड वेजेस, बेनिफिट्स, फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स,
आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, उनको फॉर्मल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए. उनको सिर्फ वॉलंटियर्स बोल देते हैं, उनको लेबल किया जाता है. दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट इनफ. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक रिकॉग्निशन. जो अनपेड वर्क फीमेल्स कर रही हैं उनको भी नेशनल अकाउंट्स में डाला जाना चाहिए. मतलब उसको भी कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स आने चाहिए जो उसको भी अकाउंट करें. एंड सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन स्कीम्स भी केयर गिवर्स को मिलनी चाहिए. नेक्स्ट इज कल्चरल शिफ्ट्स. जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको किस तरीके से जेंडर्स के बीच में शेयर किया जाना चाहिए, उसके लिए भी कैंपेन्स होने चाहिए. ठीक है. कैंपेन्स टू प्रमोट शेयर्ड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन जेंडर्स. घर का काम करना कोई जेंडर स्पेसिफिक चीज़ नहीं है. ठीक है. अपना घर है तो जिसका घर है, जो उसमें रहता है, उसको उसमें अपना हाथ बटाना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज जेंडर सेंसिटिविटी एंड इक्वालिटी के बारे में स्कूल्स में भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, पॉलिसी इंटरवेंशंस. पॉलिसीज़ ऐसी बनाओ कि यूनिवर्सल चाइल्ड केयर एंड एल्डरली केयर फैसिलिटीज़ के बारे में. बेसिकली इसका ये मतलब है जो पॉलिसीज़ हैं जिस वजह जो लैक कर रही हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एंड मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह में, हर चीज़ में जो अमेंडमेंट्स जहाँ जहाँ ज़रूरी हैं, ठीक है, वहाँ वहाँ वो अमेंडमेंट्स होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ डेटा एंड मॉनिटरिंग. ये तो ज़रूरी है, ये हमने ऊपर भी देखा था. ओके. कंक्लूजन. ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एसे राइटिंग. ठीक है. द डोमेस्टिक स्फेयर इज नॉट अ प्राइवेट मैटर, इट इज़ अ पब्लिक मैटर. ठीक है. with economic, social and ethical consequences. Recognizing and reforming it is central to India's vision of justice, equality and sustainable development. अगर हम इस पर काम करेंगे, इस पर ध्यान देंगे अभी, तो ये इंडियाज़ विजन ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. ओके. ओनली व्हेन विमेन्स इनविजिबल लेबर इज़ वैल्यूड, जब एक महिला की जो अनपेड वर्क वो करती है केयर गिविंग वगैरह का, वो उसको वैल्यू मिलेगी, उसको वैल्यू किया जाएगा, तभी उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. ठीक है.